નમસ્કાર. આજે એવા વિષય વિશે તમને જણાવવું છે કે જે આપણી આજુબાજુ હોવા છતાં પણ આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો એ વિષય એ વાસ્તવિકતા અને વાતોથી અજાણ છે. વાત એવી પાર્લામેન્ટની કરવી છે, એવી સંસદની કરવી છે કે જે દિલ્હીમાં નથી ચાલતી પણ આપણા દેશમાં ચાલે છે અને છતાંય આપણા દેશની નથી. વાત હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળામાં ચાલતી તિબેટિયન સરકારની કરવી છે, જેનું નેતૃત્વ દલાઈ લામા કરે છે, બધાને ખબર છે. પરંતુ છતાંય એ 17મી લોકસભા ચાલી રહી છે કે જે હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળાથી ઓપરેટ થાય છે. અને 17મી લોકસભાના સાંસદ આપણી સાથે છે, જે બીજી ટર્મના સાંસદ છે અને જેમનું નામ છે ડોરજી સેટન, આપણી સાથે જોડાયા છે. અને સાથે આપણી સાથે અમિતભાઈ જ્યોતિર્કર છે. અને એ આપણું જે આખી કોર ગ્રુપ છે તિબેટ અને ભારતની વચ્ચે સંકલન સાધવાનું, એને અત્યારે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે. તિબેટની સંસ્કૃતિ, એની આજુબાજુના આપણા ભારત પર પડતા એના પરિણામ, એની થતી અસરો, એ બધા વિશે વાત કરવી છે. તિબેટના ઇતિહાસથી લઈને વર્તમાનની સમસ્યાઓ, કેવી રીતે એને જોવાઈ રહ્યું છે, ત્યાં એક્ઝેક્ટલી શું પરિસ્થિતિ છે. આખી દુનિયા જાણે છે કે તિબેટ એ ચાઇનાએ પચાવી પાડેલું છે, પણ એના પછી શું પરિસ્થિતિ છે, એ લોકો અહીંયાથી સરકાર ચલાવે છે તો કેવી રીતે ચલાવે છે, અને હાલ એમની માંગ શું છે, કૈલાશ માનસરોવરની શું પરિસ્થિતિ છે, એ બધા વિશે આપણે જાણીશું. અને શરૂઆત અમિતભાઈ તમારાથી કરીએ છીએ, કેમ કે તમારે આ વિષયને એકદમ ક્રિસ્પમાં સમજાવવો પડશે કે આપણે એ શું કામ અહીંયા ગુજરાતમાં છે, આપણે શું કામ આ સંવાદ કરી રહ્યા છીએ. देवंशी बहन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि ये एज अ इंडियन हमको ये विषय बहुत गंभीरता से समझना चाहिए. 1959 में तिबेट चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड हो गया और बरसों से हमको रटा रटाया इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, बर्मा है, श्रीलंका है, म्यांमार है. लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क चीन नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क तिब्बत है. आज भी इंडो टिबेट बॉर्डर है, आज भी इंडो टिबेट पुलिस है. एंड वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, वी बिलीव इन नेशन सिक्योरिटी. मतलब कहने का, अगर 1959 में तिबेट को ऑक्यूपाइड कर दिया, चीन की बॉर्डर हमारी नज़दीक आ गई और उसी समय हमारे देश के सभी महापुरुषों ने उसको कंडेम किया, जो हाउस में हमारी संसद में उसका पूरा रिकॉर्ड है कि इस तरह से चीन की बॉर्डर हमारी नज़दीक आई. उसके बाद 1962 का वॉर हुआ, वो भी हमने देखा, झेला, देखा नहीं झेला. और उसके बाद लता मंगेशकर का जो गाना, ये मेरे वतन के लोगों, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री सबको पता है. नेहरू की आंख में भी आंसू आ गए थे. ये सब हमने देखा है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि तिबेट की हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, फ्री तिबेट सेफ इंडिया. अगर तिबेट सेफ होगा, अरे फ्री होगा, तो इंडिया सेफ होगा. चीन की बॉर्डर हमसे दूर जाएगी, डिफेंस का खर्चा हमारा बचेगा. जो खर्चा जो हम दूसरी कोई रोड डेवलपमेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, हिमालय हाईएस्ट और तिबेट वो हाईएस्ट पिक पॉइंट पे रूफ है. अब वहाँ पे एशियन कंट्रीज की सभी 10 जो बड़ी बड़ी रिवर है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस, जो पानी से भरपूर है, उसके पे डिपेंड है. चीन ने वही सभी नदियों के मुख मोड़ने की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ. डैम बनाने करनी बात, अब उसको लड़ने की जरूरत है, डैम के दरवाजे खोल देगा, बात खत्म. मैं इनसे हम क्यों जुड़े, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, नेशन फर्स्ट की वजह से. और सबसे अहम बात, ये सब तो है ही है, जंगलों की कटाई हो रही है, एनवायरमेंट. और ज़्यादातर बुद्धिज़्म में और तिबेटी जो कल्चर है, वो लोग भी कैलाश मानसरोवर को होली माउंटेन मानते हैं. मैं राइट सर? यस. वो उनका कहना है, वो कहेंगे अपनी में कि हम लोग एवरेस्ट कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन हम लोग कैलाश माउंटेन पे किसी को चढ़ने नहीं देते थे. वहाँ आप किसी के पैर नहीं होने चाहिए, वो इज़ अ होली माउंटेन. तो उनके लिए भी पवित्र है. और हिंदुओं के लिए तो अभी श्रावण मास चल रहा है, मंथ चल रहा है, फास्टिंग करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि महादेव के घर की हालत क्या है. किसी को सोमवार करते हैं, ये करते हैं, लेकिन नोबडी कैन नोज. आदमी को अपनी हिस्ट्री जानना चाहिए, वरना वो हिस्ट्री उनको फिर से जीनी पड़ेगी. हम लोग को हिस्ट्री का पता ही नहीं है, और इसीलिए सारी बातें सामने आती है. तो इसलिए हमें चाहते हैं कि फ्री तिबेट हो. और एक तिबेटियन एग्जाइल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है कि आप लोग, उनके सभी सांसद, हिंदुस्तान के सभी स्टेट में 3-3 डेलीगेशन जा रहा है, और यूनिवर्सिटी में,
मीडिया के मित्रों से, पॉलिटिकल लीडर से एक अवेयरनेस कार्यक्रम कि भाई व्हाट इज द स्टेटस अभी क्या है और आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, जॉइंटली हमें क्या करना चाहिए, तो फ्री टिबेट और सेफ इंडिया हो सकता है। डॉर्जी सेटिंग जी, क्योंकि तिब्बत, इंडो तिब्बत बॉर्डर ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये इंडो चाइना बॉर्डर है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। चाइना ने इतने समय से उसको एक्यूपाई करके रखा है कि उसके बाद ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई। तिबेट क्या सोचता है, तिबेट के लोग क्या सोचते हैं, वो किसी को नहीं पता। तो आप शुरू से अगर बता सके हमें कि तिब्बत के साथ क्या हुआ, कैसे चाइना आया, क्योंकि जैसे 50 में दलाई लामा जब चले गए और वो सारी हिस्ट्री तो वैसे थोड़ी बहुत पता है, लेकिन तिब्बत के हिस्से की बात नहीं पता, तो आपकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। ओके, जैसे कि अभी अमित भाई ने ज़्यादातर तिब्बती की अभी की स्थिति और क्यों भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है उसे समझाया। और तिब्बत और जो भारत का हमारा जो रिलेशन है, हज़ारों साल का रिलेशन है। तो तिब्बती भाषा में हम भारत को बोलता है यागर फबे ये इन तिब्बतन, विच मीन्स लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइक। तो हज़ारों साल पहले जब बौद्ध का जो यहाँ भारत में और बुद्ध को बोध गया में निर्वाण प्राप्त हुआ, तो हमारे जो पूर्वजे हैं वो 2000 साल पहले की बात है, हिमालय के कठिन जो पार करके भारत में आया और जो बौद्ध का धर्म जो है ना उन्हें तिब्बत में लाया। तो तिब्बत एक देश जहाँ पे बौद्ध का संस्कृति, रिलीजन, जो कल्चर, जो हमारे इन्वायरमेंट को अपनाता है, एक कल्चर ऐसा जो शांति को मानता है, तो एक ऐसा आज़ाद देश था। और 1959 में जब तिब्बत चीन ने ज़बरदस्ती अपने वश में किया, तो तिब्बती ने अपने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया। और 1959 में जब दलाई लामा जी हमारे धर्मगुरु, उनकी जान को भी खतरा मंडराया, तो तिब्बती अपने साथ अपने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी तक लगभग अब 60 साल से ऊपर हुआ है चीनी शासन द्वारा तिब्बती को अपने वश में करने का मिलिट्रीली 10 लाख से ज़्यादा तिब्बती ने अपने जान गंवाया। 6000 से ज़्यादा जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो मैं अभी कैसे हम हज़ारों साल पहले जो भारत से आया, जिस संस्कृति को लाइक जैसे संस्कृत से हमने जो टिबेटन में ट्रांसलेशन किया, हज़ारों के टेक्सचर जो एंशिएंट इंडियन जो नॉलेज है उसको नर्श करने की कोशिश की। तो जब हम एग्जाइल में आया तो परम पावन दलाई लामा जी अपने जो एग्जाइल कम्युनिटी, जो तिब्बतन रेफ्यूजी जिसको भारत ने अपनाया और हम यहाँ मोनेस्ट्री हमारे जो रिवाइव किया, जो परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि एंशिएंट नालंदा से जो हुआ है, तो वी वांटेड टू प्रोटेक्ट दैट आवर कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारे भाषा। तो देखा जाए तो भारत ने बहुत सहयोग दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है जो पॉलिटिकली, जो स्ट्रेटेजिकली नहीं, हज़ारों साल का एक हमारा सांस्कृतिक संबंध है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो तिब्बती ऐसे सोचता है भारत से, और हम अपने संघर्ष में है, हमारे आज़ादी के संघर्ष जो अभी भी जो दिया जल रहे हो तिब्बत में अंदर और बाहर, हम सब अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और अभी की स्थिति में जो चीन अभी 2023 में क्या चल रहा है, तो अभी रिसेंटली एक यूएन का रिपोर्ट आया, बहुत चिंताजनक रिपोर्ट, जिसमें यूएन एक्सपर्ट कहता है कि तिब्बती का पॉपुलेशन जो है ना वो 60 लाख है, उसमें से 10 लाख, करीबन 10 लाख का छात्र जिसको उम्र 5-6 साल से लेके को ज़बरदस्ती अपने माता पिता से छीन के उनका बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा है, इन अ वे कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल, ओवर 1 मिलियन टिबेटन चिल्ड्रन। और उस रिपोर्ट को बहुत देशों ने आवाज़ उठाया, भारत ने भी आवाज़ उठाया यूएन ने, कि इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है कि चीन ने तिब्बत को अपने वश में किया, लेकिन जैसे गांधी जी कहते थे लोगों को नहीं कर पाए। हाँ, आप मेरे
मेरे जो शरीर को आप बंदी पर कर सकते हैं लेकिन मेरे सोच को नहीं, तो वो नहीं हुआ। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो हर तिब्बती को चाइनीज़ बनाए, कल्चर थे कल्चर को, बच्चों को लैंग्वेज अपनी नहीं, संस्कृति से दूर दूर कर करे। दे, भाषा से दूर कर भाषा दे। के दूर। और एक और दूसरा जो उदाहरण में जो डीएनए कलेक्शन, मास डीएनए कलेक्शन हजारों की संख्या में, और ये क्यों करते हैं? 5-6 साल बच्चे का डीएनए ले लेते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी। अभी के वक्त में ये रिपोर्ट आया, वो भी डीएनए कलेक्ट करते DNA हैं, और collect उसका करते हैं। पर्पस क्या है उनका? वो कहता है कि ये सिक्योरिटी के लिए है। जब हम जैसे क्राइम होते हैं तो फॉरेंसिक वाले करते हैं, हाँ। लेकिन वो सब जानना चाहते हैं क्या करता है तिब्बतन। उनको विश्वास नहीं है कि, और क्योंकि तिब्बती अपना आवाज़ उठाते हैं और इतने सालों से उठा इतने रहे हैं। उठा रहते हैं, तो वो ऐसा एक मास कलेक्शन जो अभी भी इंटरनेशनल में हम मुद्दा उठाते हैं। एक तरह को आप जो रीज़न पूछ रहे, तिब्बत को चीन ने एक लेबॉर्ट्री ऑफ रिप्रेशन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल कि कैसे आवाज़ को दबाना चाहिए, आज़ादी का जो आवाज़ है ना, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना चाहिए। और अभी पूरा दुनिया जो चिंतित है, जैसे भारत में जैसे हमारा बॉर्डर अभी जो बहुत इशू हम चिंतित है, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, और ग्लोबली अभी चाइना को कंसर्न नज़रिए से देखता है कि वो बहुत, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड तिब्बत को एक लेबॉर्ट्री एंड दे आर एक्सपोर्टिंग दैट सिक्योरिटी टू अदर जो दूसरा देश है जिसमें मिलिट्री रूल है, डिक्टेटर्स है। तो वो चाइना का जो कम्युनिस्ट का जो रिजीम है, सोच वो पूरा दुनिया में फैलाना चाहता है। तो जो हम जैसे भारत में है, और कोई भी हो जो ह्यूमन राइट्स को मानता है, जो डेमोक्रेसी को मानता है, हम सबको चिंतित होना चाहिए। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा चीन क्या कर सकता है और आगे जाके क्या कर सकता है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम यहाँ आज गुजरात में आया, हम इलेक्टेड लीडर से मिले, हम छात्र जो नया पीढ़ी, न्यू जनरेशन इंडिया, दे शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन। यस। तो अमित भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे अंग्रेजों से लड़ रहे थे इतने सालों तक, तो बहुत सारे लोगों का ये तर्क था कि उस वक्त क्या नहीं था, सड़कें थी, ये बन रहा था, रेलवे थी, पर फिर आज़ादी नहीं थी, कल्चर नहीं था जो छूट रहा था। अंग्रेज़ों ने, आज भी हम उसके परिणाम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने सोच से बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ बना दिया, उसकी आज भी परिणाम हम देखते हैं। तो तिब्बत के लिए ये लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको जीतना है चाइना से, लेकिन तिब्बत के साथ भारत के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है। अभी हमने जैसे देखा कि चाइना के ट्रूप्स आ जाते हैं, कभी भी झगड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद में यस। तो आपको क्या लगता है कि तिब्बत क्या उस लड़ाई को आखिरी मकाम तक, अंजाम तक ले जाने के लिए उसकी पार्लियामेंट, तिब्बत में वहाँ रहने वाले लोग तैयार है? देवांशी, अब किसी भी प्रजा पे आप टाइडी से रूल नहीं कर सकते। अब जमाना बुलेट का नहीं, बैलेट का है। हमने भी 200 साल गुलामी, ये तो 60 साल हुआ। वी शैल ओवरकम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन धीरे 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 दुनिया के सभी राष्ट्र इसको मान्यता दे रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमेरिका ने हिज होलीनेस दलाई लामा को अपनी पार्लियामेंट में बुलाया आवाज़ रखने के लिए, जर्मनी ने बुलाया, फ्रांस ने बुलाया, यूरोप के सभी राष्ट्रों ने बुलाया। दैट मीन्स इट्स कंसीडर, मोमेंट को कंसीडर। यही डिमांड हम भी चाहते हैं कि हिज होलीनेस को हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी बुलाओ, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में। आप मदर टेरेसा को भारत रत्न दे सकते हो, आप नेल्सन मंडेला को दे सकते हो। ये महापुरुष तो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा गुरु है और हम उनके शिष्य है, तो ऐसे लोगों को भी भारत रत्न देना चाहिए। अब मैंने बोला कि रूल टाइडी से चलने वाला नहीं है, बैलेट का जमाना है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की मूवमेंट, अभी सोशल मीडिया है, और चीन, कोविड के बाद चीन की हालत क्या है, चीन खुद अब टूटने लगा, खराब है इंटरनेशनली। ड्रैगन सिंगापुर में रहा, हांगकांग में रहा, गलवान में गफला, ताइवान में रहा, ताइवान उनसे ही अलग हुआ, डेमोक्रेटिक અને બંને પાછા સાડુ હતા, કોઈને નહીં ખબર હોય, જમણમાં લાડુ ને સગપણમાં સાડુ. અચ્છા, હા, કારણ કે હું હિસ્ટ્રીનો સ્ટુડન્ટ રહ્યો છું, ક્યારે હું હિસ્ટ્રીનો ટીચર નથી કહેતો. એટલે દેટ मीन्स ऐसे माहौल के अंदर ये मूवमेंट चल रही है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाली कोई प्रजा होगी तो यहूदी है। 2,500 से 3,000 साल तक वो अपने लैंड के लिए फाइट करता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने प्रॉमिस किया था, वो जब भी मिलते थे 2500 साल तक उनकी आने वाली पीढ़ी को वो बोल के जाते थे कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम। वो तो मर गए, लेकिन अपनी पीढ़ी को बोल के जाते थे नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। और वो दिन आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया था मित्र राष्ट्रों ने, उन्होंने अरबस्तान के अंदर उनको इसराइल स्वतंत्र हुआ, और उसका शेप देखना खंजर जैसा है। आज भी अरबस्तान कंट्री कहता है कि अमेरिका ने हमारी छाती पे खंजर पकड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य है 2500 सालों से, हम 200 सालों से, अभी 60 ईयर्स है, हम भी आज़ाद हो गए, ये भी होगा, नेशनल सिक्योरिटी होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, नेक्स्ट ईयर इन लासा, हम तीनों लासा जाके इंटरव्यू करेंगे, यही में होगा होगा होगा। वहाँ लासा में यहाँ धर्मशाला में कितनी पॉपुलेशन रहती है और वहाँ पूरे तिब्बत में कितनी है? तो पूरा तिब्बती का जो पॉपुलेशन वैसे तो हम 60 लाख है। हाँ। और अभी के वक्त में एक सेंसस करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइना अलाउ नहीं करता है, लेकिन दैट हैज़ बीन आवर एक्चुअल जो नंबर हम पहले से हम मानते हैं। और जो एग्जाइल में जैसे इंडिया में यहाँ पे जो है पार्लियामेंट, हाँ यहाँ पे इंडिया में भी है हमारे जो पॉपुलेशन, और पूरा वर्ल्ड में है। अभी के वक्त में लगभग 25 देशों में होगा तिब्बती। यूएस में भी है, यूरोप में भी है, जापान में भी है। तो पूरा मिला के लगभग 1,80,000 राउंड जो वोट करते हैं यहाँ इस पार्लियामेंट के लिए। और जो हमारा जो अभी जी निवासिक सरकार जो है, पवन दलाई लामा जी ने जब वो भारत में पहुंचे, उनको तो पहले से ही विश्वास था कि हमें आज़ादी मिलेगा, लेकिन हमें आज़ादी लड़ने के लिए जैसे भारत 200 साल लगे तो टाइम लग सकता है। तो उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि कैसे तिब्बतन सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे। तो 1960 में पार्लियामेंट बनाया। तो अभी हम 17 पार्लियामेंट है, 17वीं लोकसभा 17वीं लोग चल रहा है। और अभी के वक्त में जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। तो जहाँ भी तिब्बती है इन देशों में, बाहर में, क्योंकि अंदर तिब्बतन्स तो वोट करना उनको मुश्किल है। अच्छा, अंदर जो तिब्बत में रहते हैं अभी वो वोट नहीं कर सकते। हमारे जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उसका वो भाग नहीं ले सकते क्योंकि चाइना विल नॉट अलाउ। तो जो शरणार्थी है जो बाहर के देशों में है वो वोट करके अपनी सरकार बनाते हैं। और जो रजिस्टर हो के जिसका नंबर है 77.2% which is almost similar to India and US in terms of जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो करते हैं ना, लोग कितने हैं। तो मुश्किल है। ये एक हमारा एग्जाइल गवर्नमेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, और जब इलेक्शन होते हैं तो 30 देशों में हमको कंडक्ट करना चाहता है, करना पड़ता है एक दिन में प्रेसिडेंट का और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन। और एक तरह से हमारा ये है कि हम जब आज़ादी के लिए लड़ते हैं, मांग रखते हैं, वो आज़ादी कैसे होगा, एक डेमोक्रेटिक जो हम पीपल इलेक्टेड। तो इसलिए हमारा जो अभी गवर्नमेंट एग्जाइल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि अमित जी ने कहा कि अगर एक देश ऐसा हो जिसने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया वो भारत है। थैंक यू। सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ है, और पवन दलाई लामा जी इंडिया में है ना। और सबसे ज़्यादा जिसको इफेक्ट हुआ चीन ने तिब्बत को अपने वश में किया, वो भी भारत ही है। तो इसलिए हमारा सपोर्ट बहुत है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि ये न्यू जनरेशन वो समझे महत्वपूर्ण। तो ग्लोबली अभी जैसे कोविड के बाद जो चाइना को अब एक नज़रिया से देखता है कि ये बहुत हम सबको साथ में काम करना चाहिए। रिसेंटली पार्लियामेंट द्वारा में भी यूरोप गए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में गए, बहुत सब चिंतित है। तो इंडिया उभर रहा है। तो आई थिंक अ डेमोक्रेट जो मानते हैं डेमोक्रेसी को, इट इज़ टाइम कि हम सब साथ में, और तिब्बत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन दैट। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहते हो साथ में? दूसरा इनके पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी नहीं होती। अच्छा, वो एक ही पार्टी का चुनाव होता है वो लोगों के बीच, जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव होता है। हाँ। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्लियामेंट नहीं है, मूवमेंट पार्लियामेंट। दैट इज अ मेन डिमार्केशन लाइन। चढ़बड़ चाली रही है। यस, ओके, नाउ यू कंटिन्यू। नहीं, मुझे ये जानना है कि किसी क्षेत्र के लिए जैसे 45 सांसद है ना, अभी 45 है उनका चुनाव। हाँ, तो उनका चुनाव कैसे होता है? तो
वैसे जो हमारा पार्लियामेंट का अभी जो स्ट्रक्चर है वो तिब्बत के स्ट्रक्चर Geographical. जोग्राफिकल अच्छा जैसे आपने जैसे- यूपी बिहार चाहिए हाँ तो अंदर में जैसे ट्रेडिशनली हमारा सेंट्रल उच्चंग हो गया, देन अमदो हो गया, देन खम हो गया। अभी इस जो प्रोग्राम द्वारा मैं और मेरा जो सहयोगी मैडम yes. त्रिंग लामोजी आए हैं, वो ईस्टर्न तिब्बत से अमदोस प्रोविंस से है। ओके तो ऐसा जो क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है तिब्बत अंदर तिब्बती का आवाज़ उठाना, और क्योंकि बहुत सारा तिब्बती लास्ट 20-30 सालों में बाहर में भी गए हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन में 2 नॉर्थ अमेरिका से, 2 यूरोपियन कंट्री से और एक जो इंडिया नेपाल भूटान छोड़ के जहाँ एशिया में है जैसे ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ऐसे करके जो और हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे मैंने कहा था बौद्ध धर्म, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनमें से हमारे जो 5 है 4 हाँ जी 8 जैसे 2 प्रतिनिधि जो बुद्धिस्ट और 2 प्रतिनिधि जो प्री बुद्धिस्ट रिलीजन है भिन्न करके वहाँ से चुनते हैं। तो ये हो गया हमारा 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य है कि हम जो हमारे कैबिनेट प्रेसिडेंट को हम देखें काम कैसे चलता है, हम आवाज़ उठाए और सहयोग भी करें। एक तरह से मूवमेंट की तरह हम काम करते हैं। और इलेक्शन का सिस्टम जो है 2 बार होएगा एक इलेक्शन के लिए। प्री इलेक्शन जो पहला एक वोट को होएगा, जैसे प्रेसिडेंट का उदाहरण मैं कहता हूँ, किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो, किसी को भी, और कोई पार्टी नहीं चाहिए आपको टिकट देने के, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, खुद से लड़ सकता है और पार्टी का कुछ ज़रूरत नहीं है आपको टिकट। जब प्री इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि 10 है 5 है जो भी है, सबसे हाईएस्ट वोट हुआ ना, क्योंकि वो एक नॉमिनेशन पब्लिक नॉमिनेशन है, पार्टी नॉमिनेशन नहीं पब्लिक, तो उसको फाइनल में ले जाएगा। देन उसमें से कितना उसमें ले सकते हैं। वो सेम पार्लियामेंट का भी स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हमारा काम है कि हाँ आगे काम बढ़ाना, लेकिन काम अगर ना अच्छा हो तो वो भी आवाज़ उठाना। अच्छा कि एक तालमेल यहाँ है आवाज़ जी। नहीं, हाँ, तालमेल सिंक्रोनाइज करके हाँ चलना। जी हाँ जी हाँ जी। हिंदुस्तान के लिए और हिंदू आस्था के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र है कैलाश मानसरोवर, वो भी तिब्बत में पड़ता है। आपका स्टैंड उसको लेकर क्या है? क्योंकि अभी तो मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी दुविधा है कि खुद का कैलाश जिसको समझते हैं, खुद के शिव जिसको समझते हैं, वहाँ पे अगर आपको दर्शन करने हैं तो चाइना से पूछ कर जाना पड़ता है। हाँ जी $500 चुका पड़ा। हाँ, We have to $500 pay देने पड़ते हैं। $500 to Chinese government. जो तो पहले तो जो अभी हमें मालूम है कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, क्योंकि तिब्बत और भारत का सीमा था, और उससे पहले जब तिब्बत आज़ाद था, कितना होगा 1500 1500 का 1500 police activity only. ओनली लाइक No सिक्योरिटी। defense expense. तो एक तरह से खुला बॉर्डर खुला आप border सुन था, सकते हैं हाँ, तिब्बत में। और आप जो जो हमारे कैलाश, जो तिब्बती भाषा में हम कहते हैं कांगरूपुचे, द होली स्नो माउंटेन, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने उनसे भी कहा है कि उसके ऊपर कोई भी चढ़ नहीं सकता है, इतना महत्वपूर्ण है तिब्बतन के लिए। अच्छा, कोई पैरों से वहाँ चढ़ के नहीं जा हम सकता। हम चक्कर मारेंगे जैसे हम प्रदक्षिणा कोरा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता कोई, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई अंग्रेज आए बैग लेके चल पड़े, आजकल तो ऐसे होता है, उस पर चढ़ नहीं सकता है। और एक तरह मैंने बोला था ना कि तिब्बत और भारत का रिलेशन, और जो यहाँ पे जो कैलाश को मानते हैं, सेम हमारा जो बुद्धिस्ट लाइक बोध गया बोध गया है, तो मैं हमारा जो रिलेशन वो हज़ारों साल का, जो प्रेम का, जो कल्चर का, लेकिन भी जो चाइनीज की अभी जो ऑक्यूपेशन द्वारा उसको अभी जो मुश्किलें हो रहा है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि तिब्बत आज़ाद हो। और अभी जो हम बॉर्डर में जो कंसर्न होते हैं, जो हो रहा है चाइनीज़ इंट्रूशन, क्योंकि एक चाइना ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रख रखा है अब वो, और तिब्बत को अपने वर्ष में करने का उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो कैसे पूरा एशिया में अपना दबदबा रखे, ये भी हमें मालूम चाहिए, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। और भली बात भी हम अपना आज़ादी खोए, तिब्बत अंदर आज़ादी के संघर्ष कर रहे हैं, और तिब्बती जो जैसे कि मैं हूँ, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम और हम जो हमारा केयर हम इंडिया को भी करते हैं। जो अभी गलवान घाटी के जो इंसिडेंट हम हुए, जिसमें 20
हमारे जवान इंडियन जवान शहीद हुए, एक ऐसा तिब्बती जवान जिसका नाम है नीमत तिनसिन, उसने भी अपना जान गंवाया और सेक्रीफाइस किया। क्योंकि हमारे जो इंडियन फोर्स में जो हमारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो तिब्बतिन जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, एक उसने भी उतना ही बलिदान दिया इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी समय आ गया, हम सोचते हैं क्योंकि अभी तक जो सपोर्ट किया हम उसका बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, लेकिन अभी समय आ गया कि हमें अपना आवाज़ और उठाना है। लड़ना है और जोर से लड़ना है। उसके बीच में दलाई लामा का एक स्टेटमेंट आता है जहाँ कहते हैं कि अगर हमें अलग से सॉवरेनिटी मिल जाए अपनी, और अपनी एक अलग तिब्बत को मिल जाए, तो हम चाइना के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो उस लड़ाई का फिर क्या मतलब रहेगा कि चाइना के सामने लड़ना है या चाइना के साथ जाना है? परम पावन दलाई लामा जी ने अभी ही नहीं, लगभग 70-80s में उन्होंने कहा है कि क्योंकि तिब्बत के अंदर ऐसा स्थिति है जो हमारे कल्चर हो, आइडेंटिटी हो, वो नष्ट होने के टाइम में है। और परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि हमें जो हमारे टिबेटन कम्युनिटी को, हमारा जो कल्चर हो, आइडेंटिटी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा ऑटोनॉमी और जेन्युइन ऑटोनॉमी अगर हम मिले, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। डिफेंस एंड फाइनेंस चीन के हम पास, उसको बाकी- एक्सेप्ट हम अच्छा। उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है कि हम कैसे कल्चर को बचाए। तिब्बत और तिब्बती को बचाए। उसके द्वारा चीन के साथ बात भी हुआ हमारा। जो लेटेस्ट में 2002 से लेके 8 तक हमारे परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि और चीन सरकार के जो है रिप्रेजेंटेटिव लगभग 10 बार मिले, हम बात रखे, डायलॉग्स हुए। लेकिन अभी के वक्त जो चीन सरकार, अभी जो शी जिनपिंग के हैं, हमें ये नहीं दिखता कि वो सिंसेयर है, क्योंकि जो अंदर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो काफ़ी और बढ़ गया है ना। तो परम पावन दलाई लामा एक ऐसा शख्स है, अगर चीन का गवर्नमेंट दिल से सोचे कि तिब्बत का मसला हल होना चाहिए, तो एक ऐसा शख्स है परम पावन दलाई लामा जी, लेकिन वो उनके बात नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, और हम हमारे आज़ादी के लिए जो हम अपनी बात रखते हैं, हमारे जो लोग जो तिब्बत के अंदर जो हमारे जो अभी भी मुश्किल में है, उसके हम आवाज़ उठाते हैं। कितने % तिब्बतियन जो अभी वहाँ पर रहते हैं वो फ्री तिब्बत की मूवमेंट में सहभागी है? क्या कोई ऐसे भी है कि जो अब चाइना के साथ घुल मिल गए हैं और वो क्या है अगर चाइना वहाँ पे तो काम करता है? देखो, पहले तो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे फ्रीडम हाउस हो, जैसे ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का सिचुएशन नॉर्थ कोरिया से बदतर है। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, आप जा सकते हैं तिब्बत में? नहीं जा सकते। लेकिन चीन कहता है कि तिब्बत में उन्होंने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, और तिब्बती खुश है। अगर उसमें अगर सच्चाई है तो चीन तिब्बत को क्यों बंद रखते हैं, क्यों जा नहीं सकता हम वहाँ देखें? और आपका जो क्वेश्चन है कि तिब्बती वासी वहाँ पे क्या सोचता है, 2008 में, जो लगभग 12-13 साल पहले की बात है, हजारों की संख्या में हमारा जो कैपिटल हासा से लेके सिटी हो, विलेज हो, जैसे गांव हो, हजारों की संख्या में तिब्बती ने अपने आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा कि मांग रखा कि दलाई लामा जी को वापस आना चाहिए और तिब्बत को आज़ादी मिलना चाहिए। और दलाई लामा जी का फ़ोटो भी उन्होंने उठाया हज़ारों की संख्या में। और चीन ने क्या किया, जो नॉन वायलेंटली, जो अहिंसा से अपना आवाज़ उठा रहे थे, टैंक लेके आए, बंदूक लेके आए, सबको जो उसने आवाज़ उठाया उनको उधर ही मैसेकर हुआ और बहुतों को जेल में डाला। और 2009 से लेके अभी तक लगभग हमारी जानकारी में जो है 150 से ज़्यादा 157 तिब्बती ने अपने आप को जला के प्रदर्शन किया कि एंड देन उन्होंने जो वॉइस किया है कि तिब्बत में दलाई लामा जी को आना चाहिए
और हमें आज़ादी मिलना चाहिए। तो ये उनका मांग है। तो आपका जो प्रश्न है अभी जो पूछ रहे हैं कि उनका क्या सोच है, वो जो चीन जो अभी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करता है 10 लाख से छात्र को फोर्सबली पेरेंट्स से छीनना, Exactly, तो वो दर्शाता है कि तिब्बती अंदर क्या सोचता है। तो लगभग 60-70 साल हुआ, लेकिन जो आज़ादी के जो हमारे और जो प्रेम तिब्बती जो दलाई लामा जी को है, वो अभी भी बरकरार है। और इसलिए चीन बहुत चिंतित है, इसलिए वो ज़्यादा और रिप्रेशन करना चाहता है। तो शायद इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर तिब्बत आने वाले 10-15 सालों में आज़ाद नहीं हो पाया, तो जो तिब्बत में रहने वाली पीढ़ियां हैं जो उनकी स्कूल में जाकर पढ़ती है, उनके लिए तो तिब्बत मायने ही नहीं रखेगा, वो तो चाइनीज़ ही बन जाएंगे। उनको लगता है कि उनको तो फिर ऐसा ही लगेगा आने वाली पीढ़ियों को कि हम चाइना से ही है, और आप लोग जो यहाँ बाहर बैठ के लड़ रहे हैं उस देश के लिए जहाँ आप सालों से नहीं गए, वहाँ शायद सब कुछ खत्म हो सकता है। आपको कितने साल हुए वहाँ गए? नहीं, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, जन्म यहीं पे हुआ। और मेरा जो सहयोगी श्रृंगलामो जी यहाँ पे है, वो तिब्बत से आया हुआ है। भागीना और तिब्बत से आया हुआ है। और जो आप जो बात कह रही है, परम पावन दलाई लामा जी कहते हैं कि जो तिब्बत का विश्व जो इशू है, वो जो चीन कहता है कि दलाई लामा के बारे में है ना, और हम जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन तिब्बत का जो मसला है, 60 लाख तिब्बती जब तक उनके ऊपर अत्याचार होएगा तब तक वो इशू बैठेगा। क्योंकि ये तो दुनिया में देखो, ये तिब्बती ही नहीं, जैसे भारत में जब भारतीयवासी को अत्याचार हुआ 200 साल लगे, लेकिन आज़ादी के लिए आवाज़ उठाए ना। ऐसे तो नहीं कि वो सब बन गए, लाइक हाँ, सब अंग्रेज नहीं बन गए। हाँ, तो उनका उद्देश्य ये है। तो हाँ, भली बात में समय लगेगा, लेकिन जो तिब्बतन अंदर जो तिब्बती है, जो ऐसे स्थिति हुआ फिर भी आवाज़ उठा रहा है, तो मतलब फिर वो भी इतने आसानी से नहीं लग जाएंगे। नहीं वो, लेकिन हमें ये चिंतित होता है। लेकिन अगर तिब्बती आवाज़ जो है गायब होना और लाइक ऐसे कुछ बनना, तो अभी तो 60 साल हो गया। चीन ने जब माओ जेतुंग ने चीन ने तिब्बत को हरा, उन्होंने बोला कि हाँ, 1950 में हाँ जब किया था उन्होंने, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा, अब हम तिब्बत हमारे अंदर है। लिबरेशन ऑफ तिब्बत ऐसा। लेकिन अभी भी उनको, और ये मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि चीन बहुत पावरफुल है, सब कहते हैं, सब ऐसा सोचते हैं, और इस डर में हम ये जब भी कोई सरकार बात रखता है, वो सोचते हैं कि चीन क्या करेगा, वो करेगा। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि चीन जो एक ऐसा देश है अभी जो शासन करते हैं, उनका डर एक तिब्बती जो 5 साल के उनसे है, वो इनसिक्योर है, इसलिए वो करता है। अब तिब्बती ही नहीं, जैसे उइगुर जो इस तुर्किस्तान में है, उइगर मुस्लिम, अब जैसे हांगकांग में क्या हुआ, और चाइनीज स्टूडेंट्स रिसेंटली जब कोविड का ये हुआ तो इतना प्रदर्शन हुआ, जो चाइनीज युवा, वाइट पेपर रेवोल्यूशन, हाँ, जो हर चाइनीज सिटी से, वो पहले हमने नहीं देखा। लास्ट टाइम देखा 1989 जब टाइनमेन हुआ था। तो एक युवा पीढ़ी, एक जनरेशन, अब वो कहते हैं कि अब हम नहीं सह सकेंगे। तो ये एक आवाज़ उठा रहा है, और हम भी, हमारा ये काम है। और हम भी जो रिसेंटली जो धर्मशाला में हमारे निवासी सरकार ने एक मीटिंग रखा, जहाँ पे हमने चाइनीज़ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, उइगुर्स, हांगकांग, ताइवान सबको बुलाया। तो एक तरह का एकजुट का जो आज़ादी के लिए हम लड़ते हैं साथ में। और अब ये महत्वपूर्ण है कि पूरा दुनिया जो गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग जो मानते हैं कि आज़ादी और ह्यूमन राइट्स, तो उनको भी जुड़ना चाहिए, और हम साथ में जुड़े, तभी हम चीन को हम असल में जो चेंज हम करना चाहेंगे वो हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है, आप ऐड कर दीजिए उसके बाद। द मेजर डिमार्केशन लाइन मेजर बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, स्वतंत्र संग्राम की बात कर रहे हैं। देवंशी, हम किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चाहे वहाँ हम राइट था कि हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हो सकता था। यहाँ कम्युनिस्ट शासन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ से तिब्बत से अगर कोई आदमी अपने
इंडिया के किसी रिलेटिव को फ़ोन करेगा तो तुरंत उसकी रडार में डीआई ने क्यों कलेक्ट किया है, तुरंत उसकी रडार में आएगा, उसको बुलाएगा, पूरा टाइट है। तब ऐसे माहौल के अंदर वो सेल्फ डिवोल्यूशन करेगा, तभी दुनिया की नज़र जाएगी कि हाँ कुछ हुआ है। दिक्कत वो है। सेल्फ डिवोल्यूशन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ नो वे। हाँ, आप खुद को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते पर बहुत, हाँ। लेकिन कब उनकी टच कर दी होगी उन्होंने। कहने का मतलब यही है कि दोनों में फ़र्क है। ऐसे माहौल के अंदर अब पहले जैसा चीन चीन नहीं रहा, पहले जैसा इंडिया भी इंडिया नहीं रहा। आज पूरी दुनिया इंडिया के सामने देखा है। कल हमने देखा झंडे में चांद चंद्रयान होना, के। झंडे में चांद होना और चांद पे झंडे गाड़ना, दोनों में फर्क है। आज पूरी दुनिया गर्व से देख रही, सबकी नज़र हमारी तरफ है कि ये क्या करने। तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, विशाल होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो संस्थाएं हैं यूएन जैसी, जहां आपने बताया कि बार बार जाकर सब नाम, लेकिन पूरे देश में आप देखिए ना कि चाइना या बाकी जितनी कंट्रीज जो खुद को बाकी देशों से पावरफुल समझती है, वो तो बंदूक की नोक पर कुछ भी कर देती है। और ये बाकी संस्थाएं जो बातें करती रहती है ह्यूमन राइट्स की, हम ये प्रोटेक्ट करते हैं, वो करते हैं, वो तो सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। क्योंकि अगर वो चाहते तो बाकी सारे मसलों पे, जो छोटे देशों पे वो जब अपनी झंडियाँ दिखाते हैं, अपनी सब कुछ करवाते हैं, वो छोटे देशों से अथॉरिटी दिखाते हैं, तो वो करवा सकते थे चाइना से, लेकिन नहीं करवा सकते। तो मतलब ये भी हुआ कि ये सारी संस्थाएं अब इतने समय के बाद सिर्फ नाम की रह गई है। क्योंकि इवन कोविड में देखा, WHO से लेकर बाकी सब बातें चाइना ने कहाँ किसी की सुनी थी उस वक्त। ये दुख की बात है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नहीं सुना। तिब्बतन ने जब से हम अपने आज़ादी खोए, हमने अपना बात रखा, इंडिया में भी रखा, इंटरनेशनल ग्लोबली हमने रखा कि हमें जो ह्यूमन राइट्स है, जो जस्टिस है, वो ट्रेड और इकोनॉमिक से ऊपर नहीं है। एक तरह से जो अभी जो चाइना बना, एक तरह से तो वही माहौल से बना, क्योंकि आपने बिजनेस किया, आपने उसको ऊपर करवाया। और यूएस में और यूरोप में एक ऐसा सोच था पहले कि हम बिजनेस करके हम चाइना धीरे धीरे हमारी दुनिया, ये हम डेमोक्रेसी में अगर वो हमको बुलाएंगे, वो धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक हो सकता है, मिल जाएगा, हाँ, मिल जाएगा। लेकिन अभी सब एग्री कर रहे हैं कि ये तो उल्टा हो गया। चाइना पावरफुल बन गया। चाइना, हम सोचते हैं कि हम चाइना बदल सकते हैं चाइना से डील करके, लेकिन चाइना अब हमको बदल रहा है। तो अब सबकी आंख खुल गया। लेकिन हमारे जो संघर्ष में, जो तिब्बती, मैं एक तिब्बतन युवा हूँ, अभी दूसरा पीढ़ी चल रहा है, और तिब्बती अंदर हमें सहयोग चाहिए, सारी संस्थाओं का सही संस्था के। लेकिन हम ये मानता है कि जब तक हम अपनी आज़ादी के लिए दिल से हम, है ना, हमारे जो दिल में जो आज़ादी की मांग, जो ऊर्जा जो है रहेगा, तब तक आज़ादी हमारे संघर्ष रहेगा। चाहे दुनिया सहयोग ना करे या करे, हमारे आज़ादी का संघर्ष जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो तिब्बती अंदर में जो अपना बलिदान दे रहे हैं, उससे लगता है कि कैसा अपना संघर्ष चल रहा है। और अभी ये टाइम आ गया है कि जो देश अभी जो पहले बिजनेस डील्स कर रहे थे, जो आप बोल रहे थे कोविड के वजह से, तो अब ये जागरूकता हो गया है कि हमें चाइना में डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर वो करेगा, इट इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन नेशन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि हम मिले जितने लोगों से, हम ये बात रखें। तो मतलब आप उस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, जहां आपने देखा ही नहीं अपने देश को। कभी नहीं गए ना आप तिब्बत? मैं कभी नहीं गया, और मुझे जाने का जो हमारे इंडिपेंडेंस हो गए तो जाएंगे, हाँ, सेटल ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें जाने का मौका नहीं मिला। और ऐसा बहुत जो तिब्बतन जो मेरे सहयोगी है जिन्होंने तिब्बत से आके देश पे वापस नहीं लौट सका, और अपने माता पिता से नहीं मिला, कोई तो 20-30 साल संपर्क भी नहीं कर सकता, ऐसा स्थिति है। एक तरह का तिब्बत आप सुनते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक स्ट्रेटेजिक जो भी बोले, लेकिन एक तरह से ये स्ट्रगल ऑफ पीपल, जैसे हम जैसे जो अपने घर, हम घर नहीं जा सके, और लेकिन हमें मालूम है हम जाएंगे,
और जो अंदर तिब्बती जो मांग रखते हैं कि हम कब अपने जो कम्युनिटी एक साथ फिर यूनाइट होंगे, और बहुत महत्वपूर्ण कि हम कब दलाई लामा जी वापस तिब्बत में जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि धर्मशाला का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बिजनेसेस सेट हो गए हैं, सब कुछ यहाँ पे ज़िंदगी आपकी जैसे घुल मिल गई है कि आप यहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं, बाकी सब। तिब्बत की पूरी भौगोलिक स्थितियाँ काफ़ी अलग है, ज़्यादातर समय और ज़्यादा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। धर्मशाला में भी ठंडी रहती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा तिब्बत में होती है। आपके बिजनेसेस यहाँ पर है, तो तिब्बत को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाए, लेकिन उसके बाद आप सब वहाँ पे वापस सेटल हो जाएंगे। अभी जैसे इंडिया में ही नहीं, मैंने कहा है कि तिब्बती जो वासी है वो लगभग 25 से ज़्यादा देश देशों में है, और हम सब अभी आज़ादी में जुड़े हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण में किया कि एज ए डेमोक्रेटिक लीडर कैसे एवरीवन अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो अपने देश तो अपना ही होता है, चाहे जहाँ भी जाए बर्फ हो या गर्मी हो, अपना देश अपना होता है। तो ये है कि, और सबसे महत्वपूर्ण जो आप हमको समझना चाहिए, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि हाँ मैं वापस जा सकूँगा नहीं, मैं जाना चाहूँगा, लेकिन ये मायने रखता है कि जो अंदर में तिब्बती है उनको आज़ादी मिले। वो जो अभी दुख के समय में जा रहा है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टिबेटन। ऑफ कोर्स आई थिंक लाइक मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंदर जो मेरे भाई बहन जो तिब्बती है वो आज़ादी मिले। तो हमारा जो तिब्बत का संघर्ष है वो 60 लाख तिब्बती उसका संघर्ष है, और जब तक अत्याचार रहेगा तब तक उसका आंदोलन रहेगा, और उसलिए हम उसके साथ जुड़े हैं, और पूरा विश्व हम सहयोग मानते हैं कि सत्य के जो लड़ाई है हमारे साथ जुड़े। अच्छा, एक और जैसे मुझे ऐसा मैंने कहानियों में सुना है, पढ़ा है कि लामा को जो ढूंढते हैं और फिर जो दलाई लामा होते हैं, अभी जब 14 दलाई लामा है, 15 दलाई 14 लामा, हाँ, yes। तो अब जब छोटे बच्चे होते हैं तभी पता चल जाता है कि यही होने वाले हैं अगले दलाई लामा। तो अभी तो बहुत सारे लोग बाहर है, कोई अंदर नहीं, है, चीन ने कैसे? वो स्टेटमेंट दिया कि 15 दलाई लामा हम चुनेंगे। हाँ, तो कैसे चुनेंगे वो लोग? और आप मतलब आप चुन पाएंगे या फिर चुन लिए What हैं is और it? वो सीक्रेट है, कुछ किसी को पता नहीं है? तो जो हमारा बौद्ध धर्म, जो टिबेटन ट्रेडिशन बुद्धिज़्म जो है, जो रियंकनेट, जो लाइफ आफ्टर डेथ, पहले तो आपको reincarnation, हाँ। पहले तो आपको धर्म में विश्वास, अब होना कोई अगर चाहिए। नहीं होएगा तो ये धर्म का बात है ना। और दलाई लामा जी जो अभी 14वीं दलाई लामा, जो तिब्बत के लिए एक सिंबल, हाँ, एक बुद्ध का नेशनल अवतार बुद्ध या का अवतार, जन्म माना जाता है। और जब चीन ने तिब्बत को अपने वश में किया और बहुत ऐसा पॉलिसी बनाया, एक पॉलिसी जो 2005 में ऑर्डर नंबर 5 कहते हैं, उसमें ये कहता है कि चीन जो धर्म में नहीं मानते, जिसने धर्म को नर्श किया है, एक बौद्ध ही नहीं, जैसे क्रिश्चियन हो, सारे जैसे धर्मों को, फलोंग दफा हुआ, जैसे कम्युनिज्म मुस्लिम हो, बेसिकली मानते हैं वो। अब वो कहता है कि दलाई लामा नेक्स्ट वही हम चुनेंगे। हम चुन, और हमारा राइट है। वो दलाई लामा जी को कहते हैं कि तुम नहीं चुन सकता नेक्स्ट दलाई लामा। तो अब सोचो कि कैसा कम्युनिस्ट है। सोच है। Yes, yes। कम्युनिस्ट का मेन तो कि वो धर्म में ही नहीं मानते और वो बताते हैं कि हम चुनेंगे धर्म का मुखिया तो कौन होगा। यस, दैट्स अ हिपोक्रेट। तो अभी जो परम पावन दलाई लामा जी ने जो मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने अपने जो मैसेज में कहा कि जो रियंकनेट होता है उसका मेन उद्देश्य ये है कि वो कैसे जो काम अधूरा है वो करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब दलाई लामा जी, अगर हम ये मानते हैं, विश्वास है कि परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत में जाएंगे, लेकिन वो उसने ये कहा कि वो एक फ्री नेशन में अगर उन्हें वापस आना हो तो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी दलाई लामा जी लद्दाख में उतने टीचिंग किया, उन्होंने बोला हम तो 100 साल जिएंगे और उनका बहुत हेल्थ अच्छा है। तो ये भी एक प्रश्न है कि अब कम्युनिस्ट बैठेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी जो अंदर हो रहा है उसमें डिपेंड नहीं है। तो हाँ, परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि जब वो 90 साल में पहुंचेंगे तो वो पूरा क्लैरिटी हमको देंगे कि कैसा हम करेंगे। तो चीन
में कुछ हक नहीं है इस विषय में बोलने के लिए, लेकिन बहुत दुख की बात है जो फिर हमारे भी वो ऑर्डर नंबर 5 में बोलते रहते हैं। जो पेंशन लामा, जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट लामा है, दुनिया के सबसे छोटी उम्र का 5 साल के बच्चे को आप जेल में डालते हो। आज कितने साल हुए? मोर देन 30 हो गया। 30 ईयर्स हो। वो कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो जब दलाई लामा जी ने, जब 10th पेंशन लामा जो गुजर गए थे, वो बहुत ही तिब्बती में अपना काम किया जो लैंग्वेज के लिए ना, और उनको भी बहुत जेल में जाना पड़ा लेकिन जब वो गुजर गए थे, और ऐसा भी कहना है कि उसको मारा गया, जब वो गुजर गए तो जो 11वीं पेंशन लामा जिसको दलाई लामा जी ने, वो एक ट्रेडिशन है, क्योंकि उनका एक रिलेशन और ट्रेडिशन होता है जो हमारे धार्मिक है। तो चीन ने जो जिसको दलाई लामा को चुना, उसको अपने उस बच्चे को ही हाँ, अपने abduct साथ कर ले दिया। गए। कोई अब तब से लेके अभी तक मालूम नहीं कहाँ है। द यंगेस्ट प्रिजनर इन द वर्ल्ड। और उन्होंने अपने खुद एक अपॉइंट किया जो कोई तिब्बतन रिस्पेक्ट नहीं अपनी करते, भाषा और में डुप्लीकेट चाइनीज माल। तो वो तिब्बती जो मानता नहीं है। तो चीन जो भी करे, असल जो भी करे, लेकिन जो मैंने कहा था कि आप मेरे शरीर को बंद कर सकते हो लेकिन मेरे मन को नहीं, सोच को कर नहीं। सकते। तो अगर तिब्बतन ही नहीं मानेंगे तो उनका जो भी जो है वो सक्सेस नहीं होएगा। फॉलोवर्स ही नहीं होगे तो करेगा क्या? और ये ना मानना ही चीन को खटक रहा है कि हम इतना कर रहे, इतनी आर्मी ला रहे, इतने लोगों को मार रहे, फिर भी ये लोग सामने से मरने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आजादी की बात नहीं छोड़ते। पूरी दुनिया चीन से डरने की डरती है, लेकिन 5 साल का लेकिन तिब्बत चीन बच्चा नहीं डरता। लेकिन चीन 5 साल के बच्चे से डरता है और दलाई लामा से डरता है। सही बात है। जिनके पास हथियार नहीं है, जो बिल्कुल। सिर्फ बात करते हैं शांति और अहिंसा की जो बात बुद्ध करते के संदेश थे, प्रेम, शांति, करुणा, शील और उनकी करुणा बात की करते हैं। और दलाई लामा जी ने, उन्होंने रिसेंटली लास्ट टाइम उन्होंने मैसेज किया कि हमें ऐसे लग सकता है जो हिंसा यूज़ करते हैं, जो गन में बिलीव करते हैं, वो अत्याचार करते हैं, लेकिन आगे जाके सत्य की जीत हमेशा होगी। हमेशा तो हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। तो उनका ये संदेश है, और ये संदेश लेके हम तिब्बती पूरी अंदर दुनिया पूरा में जाते हम हैं। अपना- जैसे गुजरात में आए हैं, आपने गुजरात में बहुत सारे लोगों से बात की। हाँ जी, हाँ जी, आप MS यूनिवर्सिटी भी गए थे। हाँ जी, हाँ जी। वहीं पे आपकी पढ़ाई भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ अच्छा। पे वहाँ पे पढ़ाई हुआ, और हमें बहुत अच्छा लगा जी कि हमें वापस मिले, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे गांधी, 35 स्टूडेंट्स इन MS यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ हाँ, तिब्बत से आते हाँ, हैं। तो उनकी संख्या भी कम हुई है ना कोविड के बाद थोड़ी कम। कोविड के बाद। लेकिन अभी जो हमारे तिब्बतन जो यहाँ पे है, जो सब यूनिवर्सिटी में है, और अभी इसका जो मेन प्रोग्राम द्वारा हम बहुत स्टूडेंट, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी हज़ारों के संग हम बोल सकते हैं, हमने मिले, हमने अपना बात रखा, और सबको हमें बहुत अच्छा लगा, और सबको ये हम कहना चाहते हैं कि हमें जानना चाहिए क्या चल रहा है, और आगे जाके दे विल बी द फ्यूचर इंडिया, फ्यूचर लीडर, तो हाउ वी विल वर्क टुगेदर। तो हाँ, अभी तक जो हुआ हमारे, और अमित जी ने काफ़ी काम करके सब कोऑर्डिनेट किया, तो बहुत अच्छा हुआ। 70 से लेके 24 तक वो पूरा कार्यक्रम था। 17 को वो आए, 18 को MS यूनिवर्सिटी में, 19 को उन्हें वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, 20 को अहमदाबाद गांधीनगर, 20 से लेके 24 तक यहाँ थे, 20 को यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी, कर्णावती यूनिवर्सिटी, गांधीनगर की 2 कॉलेजेस है, उसमें लेक्चर, लोकमान्य वहाँ पे लेक्चर। मतलब आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास की जानकारी देना ज़रूरी था, व्हाट इज़ द स्टेटस। तो उसी मुद्दे पे, और मीडिया के आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनसे भी मिले, क्योंकि मीडिया से मिलना ज़रूरी है। जंगल में क्योंकि बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचनी जंगल में चाहिए। मोर नाचा किसने देखा? सही बात आपकी बात का सही माध्यम यही है कि यहीं बैठे बैठे आप गुजरात के कोने तक जा सकते हैं। सही बात है। तो इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। पूरे देशवासियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई अपनी आज़ादी के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ता है, तो हमें नहीं पता कि हम उनकी आज़ादी में तिब्बत में जाकर योगदान नहीं दे सकते, लेकिन हम उस संघर्ष के बारे में जान सकते हैं, और हमें हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि सालों पहले कोई था जो हमारे लिए भी लड़ा था, और इसलिए हम आज़ाद हैं। तो ये लोग वो है जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए उनके संघर्ष के बारे में जानना, समझना, और हमेशा ये समझना कि आज़ादी बहुत कीमती होती है। मिल जाने के बाद उसकी कीमत ज़्यादातर नहीं रहती, लोग भूल जाते हैं कि कितने लोग लड़े हैं हमारे लिए, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है। तो तिब्बत के बारे में बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम
इस कन्वर्सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे और हम लासा में आजाद तिब्बत में, लासा में लासा में मिलेंगे, लासा में नेक्स्ट मिलेंगे, ईयर इन वहाँ पर लासा। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank Thank you you. so much.